राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की डिटेल में। एरिथ्रोस का मतलब होता है आरबीसी या रेड ब्लड सेल। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है। अगर हम बात करें प्रीनेटल कंडीशन की, प्रीनेटल कंडीशन मतलब वो बच्चा जो अभी माँ के पेट के अंदर है, वहाँ पर जो आरबीसी बनते हैं सबसे पहले यॉर्क सैक में, उसके बाद लीवर एंड स्प्लीन में, लीवर एंड स्प्लीन। पर अगर हम न्यू बॉर्न से लेकर एडल्ट की बात करें, न्यू बॉर्न टू एडल्ट, वहाँ पर जो आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बोन मैरो। आज हम वही प्रोसेस बोन मैरो वाला ही डिस्कस करेंगे डिटेल से कि वहाँ पर कैसे आरबीसी बनते हैं। आप एज्यूम कीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बोन मैरो है। अब बोन मैरो में क्या है, एक होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आगे दो तरह के सेल को बनाते हैं। एक होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, एक होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड तो नाम से पता लग रहा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हमारे होते हैं इम्यूनिटी वाले। माइलॉइड स्टेम सेल में आगे होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट मतलब जो प्लेटलेट आगे जाके बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये वाले सेल की, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो आगे जाके आरबीसी बनाते हैं। तो जो हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है, वहाँ से आगे क्या होगा, सबसे पहला सेल जो बनता है वो होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो मतलब सबसे पहले, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। अगर इस सेल की हम बात करें तो इसका साइज 20 माइक्रोमीटर तक होता है। नॉर्मल जो एडल्ट आरबीसी है उसका साइज सिर्फ 7 to 8 माइक्रोमीटर ही होता है। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म है। इसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग डाइस को डाल के देखते हैं तो ब्लू कलर मिलता है, क्योंकि जो हमारा है साइटोप्लाज्म में आरआरएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स में आरआरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एसिड को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई को यूज़ किया जाता है। और बेसिक डाइस ब्लू कलर देती हैं जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। जो अंदर वाला रीजन है वो हमारा है न्यूक्लियस। अब इसके न्यूक्लियस में याद रखने वाली बात क्या है कि जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो लूजली अरेंज होगा और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले तो जो हमारा लूजली अरेंज डीएनए है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लूजली अरेंज क्रोमैटिन या फिर डीएनए। क्रोमैटिन वही डीएनए को डीएनए का धागा जो होता है उसको ही क्रोमैटिन बोलते हैं। अब क्या है, इसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। यू का मतलब जहाँ पर भी बायोलॉजी या फिर हमारा मेडिसिन में आ जाए उसका मतलब होता है ट्रू, और क्रोमैटिन मतलब धागा, डीएनए का धागा जो असल में सच्चाई में काम आ रहा है हमारे प्रोटीन की प्रोडक्शन में। ये आगे जाकर क्या करेगा, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स। जैसे इसमें आगे हीम प्रोटीन वगैरह अभी बनना बाकी है, तो इसीलिए इसे लूजली अरेंज होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो ये आगे रेप्लिकेशन कर पाएगा। डीएनए से डीएनए बनना ही रेप्लिकेशन होती है। और जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस वो क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोलस करते हैं हमारा
राइबोसोम को बनाने का काम। राइबोसोम्स होती हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, जिससे आगे प्रोटीन बनते हैं। और राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में, इसलिए न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर देखे जाते हैं हमारे प्रोएर्थ्रोब्लास्ट में। अब हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज है बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट, वही मतलब इसमें भी ब्लू कलर डोमिनेंट होगा। बेसो मतलब बेसिक, जो बेसिक डाई है, फिलिक मतलब लविंग, एर्थ्रोब्लास्ट मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल जिससे एर्थ्रोसाइट बनेगा। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा ब्लू कलर और भी ज़्यादा देखा जाता है। जो हमारा प्रोएर्थ्रोब्लास्ट है उसमें तो थोड़ा कम था। इसमें आगे आगे जैसे राइबोसोम बनते जाएंगे, जैसे आरआरएनए राइबोसोम के अंदर वाला बनता जाएगा, उससे क्या है और भी ब्लू कलरेशन हमें देखने को मिलेगा, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। ऊपर भी हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अंदर वाला था न्यूक्लियस। यहाँ पर भी इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि न्यूक्लियस जो हमारा इसमें प्रेजेंट है। तीसरी जो स्टेज होती है हमारी, वो होती है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉली का मतलब दोस्तों जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब एक से ज़्यादा, क्रोमा शब्द यूज़ होता है कलर के लिए, मतलब एक से ज़्यादा कलर। इसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या है। इसमें धीरे धीरे जब जो हमारे राइबोसोम थे वो क्या कर रहे हैं, वो अब हीम प्रोटीन भी बनाना शुरू कर रहे हैं, जिससे क्या है कुछ रेड कलर भी हमें देखने को मिलेगा और कुछ जगह पे हमें जो हमारा राइबोसोम की वजह से ब्लू कलर देखने को मिल रहा था आरआरएनए की वजह से, वो भी मिलेगा। और एक से ज़्यादा जब कलर हो जाते हैं तो वहाँ पर पॉली शब्द यूज़ हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट शब्द यूज़ किया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है उसकी बात करें तो उसका नाम है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें क्या है कि हमारा रेड कलर है वो डोमिनेट करने लगेगा। इसमें हमारा रेड कलर डोमिनेट करने लगेगा क्योंकि हीम प्रोटीन जो मेजरली जो बनना था वो अब बन चुका है, इसीलिए रेड कलर ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ब्लू कलर होगा बट वो बहुत ज़्यादा माइनर प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी, नेक्स्ट जो हमारा सेल आएगा उसका नाम आएगा रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, आपने देखा होगा कि पीछे पीछे हम ब्लास्ट वर्ड यूज़ कर रहे थे। ब्लास्ट का मतलब कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। अब यहाँ हमने साइट वर्ड यूज़ किया क्योंकि ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होके ही हमारा मैच्योर आरबीसी बन जाएगा, बट ये फर्दर डिवाइड या फिर माइटोसिस नहीं कर पाएगा। रेटिकुलम शब्द या रेटिक्यूल शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, उसका मतलब होता है नेटवर्क। उसका मतलब होता है नेटवर्क, मतलब यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के छोटे छोटे नेटवर्क्स देखने को मिल रहे हैं। मेजरली तो जो हमारा रेड कलर ही प्रेजेंट है, बस छोटे छोटे नेटवर्क जो एक दो जगह पर प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम वगैरह के, इसीलिए इसको रेटिकुलोसाइट कहा गया। बाकी सारा रेड कलर ही डोमिनेट करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इजेक्टेड हो गया है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो बाहर निकल चुका है सेल के। जो ये रेटिकुलोसाइट है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। पिछली आप जितनी भी स्टेज देखें उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ये सेंटर वाला हमने जो डार्क बनाया वो न्यूक्लियस ही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। और फर्स्ट स्टेज में भी जो हमारा ये न्यूक्लियस ही है सारा अंदर वाला। तो रेटिकुलोसाइट में क्या है, जैसे हमने बताया कि छोटा सा एक रेटिकुलर या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है हमारे ब्लू कलर की डाई का, जो हमारा थोड़ा बहुत राइबोसोम प्रेजेंट है उसकी वजह से है, और बाकी मेजरली रेड कलर होता है।
अब लास्ट में क्या है, जब ये रेटिकुल भी ख़त्म हो जाएगा, छोटा नेटवर्क भी ख़त्म हो गया, तो हमें लास्ट में मैच्योर आरबीसी मिला, मैच्योर आरबीसी मिला, जिसमें क्या है, मेजरली रेड कलर ही है। और मैच्योर आरबीसी को बनाने की अगर हम बात करें तो इसकी बाइकनकेव शेप होती है, बाइकनकेव शेप, जो कुछ ऐसी दिखने को मिलती है, जिसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो साइड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और बीच वाला पार्ट थोड़ा पेल होता है या डल होता है जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। और इसका साइज़ तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है। और जब हमने शुरू किया था हमारे प्रोएर्थ्रोब्लास्ट से, तो उसका साइज़ था 20 माइक्रोमीटर। तो आपको इसकी चीज़ तो समझ आ गई होगी कि कंटिन्यूसली साइज़ कम होता गया। जैसे इसका 20 था, इसका 18 है, इसका 14 है, 12 है, और धीरे धीरे जो मैच्योर आरबीसी है उसका साइज 7 माइक्रोमीटर हो गया। अब हम बात करें कि 3 टाइप ऑफ मैच्योरेशन जो हमें मिलती है देखने को आरबीसी में, जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अगर हम 3 टाइप ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो उसमें 3 तरह की हमें कौन कौन सी मैच्योरेशन मिलती है। सबसे पहले होती है साइज मैच्योरेशन। साइज मैच्योरेशन मतलब जब हमारा आरबीसी जो हमारे फर्स्ट प्रोएर्थ्रोब्लास्ट से लेकर मैच्योर आरबीसी बना, तो उसमें साइज़ का ट्रेंड क्या हमें देखने को मिलता है। साइज़ जनरली क्या होता है, कम होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। जैसे हमने अभी कुछ सेकंड पहले ही डिस्कस किया कि शुरू में प्रोएर्थ्रोब्लास्ट है, उसका साइज़ था 20 माइक्रोमीटर और मैच्योर आरबीसी का 7 to 8 माइक्रोमीटर था। इसीलिए साइज़ का तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सेकंड जो मैच्योरेशन का पॉइंट है वो है न्यूक्लियर मैच्योरेशन। न्यूक्लियर मैच्योरेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियर मैच्योरेशन क्या है कि जो हमारा प्रोएर्थ्रोब्लास्ट था, इसको मैं पी से लिख रहा हूँ, उसमें क्या था कि जो हमारा अंदर वाला न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट था वो लूजली अरेंज था, जिसे हम यूक्रोमेटिन के नाम से बोल रहे थे। यूक्रोमेटिन जो आगे रेप्लिकेशन करवा रहा था, मतलब जिससे नया डीएनए बन रहा था और नए डीएनए से आगे आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, वो सारा काम हो रहा था। पर जैसे जैसे हम लेटर स्टेजेस की तरफ जाते हैं या मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो ये यूक्रोमेटिन है वो हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन, सिंपली बात करें तो वही डीएनए जो पहले लूजली अरेंज था वो अब क्या हो गया, कंडेंस हो गया, उलझ गया वो, मतलब वो आगे अब प्रोटीन वगैरह नहीं बना पाएगा। और जब आपने ये तो देखा ही है कि लास्ट स्टेज में तो न्यूक्लियस एब्सेंट ही हो गया। तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि हमारा न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर मैच्योरेशन क्या है, इसमें यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा अनकंडेंस डीएनए कंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अगला आगे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन की। तो शुरू में क्या था, जो हमारा प्रोएर्थ्रोब्लास्ट था उसमें जो है ब्लू कलर डोमिनेंट था, मतलब ब्लू कलर प्रेजेंट था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स हैं जिसमें आरआरएनए प्रेजेंट होता है। आरआरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो बेसिक डाई से आगे रिएक्ट करके ब्लू कलर देगा। ये हमारा प्रोएर्थ्रोब्लास्ट है। बट जब हम मैच्योर आरबीसी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि हमें रेड कलर देखने को मिलता है आरबीसी का। तो मतलब जो ब्लू कलर है वो कहाँ जा रहा है, वो रेड की तरफ जा रहा है जब मैच्योरेशन होती है। तो साइटोप्लाज्म में क्या चेंज आ रहा है, पहले ब्लू था, मतलब पहले बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, बट जैसे जैसे मैच्योरेशन होती है तो हीम प्रोटीन आ जाता है साइटोप्लाज्म में। ये हो गया साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन की बात। अब हम बात करें रेटिकुलोसाइट की, जो हमने बात की थी कि जैसे मैच्योर आरबीसी से एक स्टेज पहले होते हैं रेटिकुलोसाइट्स, एक तरह के इमेच्योर आरबीसी ही हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है
और क्या है, नॉर्मली इसकी मात्रा 1 से 2% हर इंडिविजुअल में होती है जब हम कोई भी ब्लड टेस्ट करेंगे। पर जब इसकी मात्रा 10 से 12% या उससे ज़्यादा किसी पेशेंट में देखने को मिले तो उसका मतलब है कि उसका बोन मैरो ओवर वर्क कर रहा है। ओवर वर्क मतलब उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बना के सर्कुलेशन में भेज रहा है जब 10 से 12% या उससे ज़्यादा रेटिकुलोसाइट सर्कुलेशन में मिले। और जब 1 से 2% से भी कम हमें रेटिकुलोसाइट मिले तो उसका मतलब हमारा बोन मैरो काम नहीं कर रहा, बोन मैरो नॉट वर्किंग। ये किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे कुछ ए प्लास्टिक एनीमियास होते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया, जिनमें क्या है, हमारे इम्यून सेल होते हैं वो बोन मैरो के स्टेम सेल्स को डैमेज कर देते हैं। जो इम्यून सेल हैं वो डैमेज कर देते हैं बोन मैरो के स्टेम सेल, बोन मैरो स्टेम सेल, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या आरबीसी नहीं बनते। उसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीसी के नंबर को वैसे एक दो मैकेनिज़्म और हैं हमारी बॉडी में जो रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारी जो किडनी होती है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। वो रिलीज़ कहाँ से होता है एक्चुअली उसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे किडनी में हमारा हो गया एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो आपको पता ही है, जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करता है या फिल्टरिंग ट्यूब होती, और उसके पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। हम इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जैसे ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है किडनी के अंदर वाली, उसमें एंडोथीलियल सेल होते हैं और वो एंडोथीलियल सेल क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को सेंस करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन आ रही है। अगर इनको लगता है, एंडोथीलियल सेल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को लगता है कि ऑक्सीजन कम आ रही है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ये क्या करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज को प्रमोट करेंगे। ये कराएंगे रिलीज एरिथ्रोपोइटिन, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनेंगे। जैसे क्या है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं पहाड़ों वगैरह में, वहाँ पर भी हमें एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होती है, पर कुछ समय बाद हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ कर देती है। अगर हमने देखा हो कि पहाड़ी इलाकों, जो कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो स्किन कलर है वो भी थोड़ा रेड ही होता है, क्योंकि उनमें आरबीसी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो कम ही है, तो बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करवाती है वहाँ पर। बाकी आपने सुना होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनकी उम्र सिर्फ 120 दिन ही होती है। तो ऐसा क्या होता है जिससे 120 दिन के बाद वो डेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं? तो उसको समझने के लिए पहले हमें आरबीसी की मेम्ब्रेन समझनी पड़ेगी। जो हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होती है, जैसे हमारी बाकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर जो है इंटेग्रिन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये हैं इंटेग्रिन प्रोटीन्स या जो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं पूरी तरह। उनसे आके दो छोटे छोटे तरह के और प्रोटीन्स होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा आरबीसी है वो बाइकनकेव शेप का होता है। आपको इतना तो पता ही है। बाइकनकेव शेप ऐसे है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आरबीसी को हम बीच में से काट लें
तो हमें कुछ आरबीसी ऐसा देखने को मिलेगा। और इसकी ये सारी जो है मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा चौड़ी है, जिससे क्या है मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइडेड रहेगा एक्सचेंज के लिए और बाकी कामों के लिए। और इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, थोड़ी लंबी प्रेजेंट होती है आरबीसी में, इसीलिए क्योंकि उसको आगे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, वो बहुत नैरो होती हैं और उनके बीच में से निकलने में आसानी होती है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है वो फोल्ड हो जाता है। ये बाइकनकेव शेप है, ये ऐसे फोल्ड हो गया एक के ऊपर एक और ये आगे चला जाएगा, इसको आगे जाने में बहुत आसानी होगी। और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 प्रोटीन हमने बनाए हैं, जो ये तो हो गए हमारे इंटेग्रल प्रोटीन्स, ये हमारे हो गए एनकायरिन प्रोटीन्स, एनकायरिन प्रोटीन्स, ये के है एनकायरिन प्रोटीन्स। और उसके बाद हमारे जो तीसरे हैं ये होते हैं स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स। ये खींच के रखते हैं मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक कोई आदमी है, उसने बहुत ज़्यादा लंबा कपड़ा पहना हुआ है, अगर वो किसी भीड़ी या संकरी गली से गुजरेगा तो उसके कपड़े जो हैं अटकने के चांस ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे वो कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह जो हमारा आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो लंबी बहुत है, इसके लिए ब्लड वेसल में वो उसके अटकने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, जिससे क्या है धीरे धीरे जब ब्लड वेसल के अंदर अंदर वो मूव करता रहता है हमारा आरबीसी, तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने क्या किया कि इसको ये प्रोटीन्स दिए, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनकायरिन्स एंड स्पेक्ट्रिन, जो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, जिससे जो हमारा सिस्टम इंटैक्ट रहे, आरबीसी की मेम्ब्रेन अच्छी तरह रहे। और क्या होता है जब ये सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स ही हैं, प्रोटीन क्या है वो डी नेचर हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, सिंपल वर्ड में हम बात करें तो उसी लिए ये जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और आरबीसी की मेम्ब्रेन जगह जगह पर अटक कर ख़त्म हो जाती है, और जिससे जो शुरू में हमारा आरबीसी था वो था बाइकनकेव शेप, और वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप की तरफ जाना शुरू कर देता है। और स्फेरिकल शेप की प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ब्लड वेसल में जहाँ पर कोई नैरो ब्लड वेसल होगी वहाँ पर जाके ये फंस जाएंगे, वहाँ पर जाके स्फेरिकल आरबीसी फंस जाएंगे। अब इसको रिमूव करना ज़रूरी है, आरबीसी जो फंस गया है उसको खाएंगे कौन, मैक्रोफेजिस। उसको जो मैक्रोफेजिस होंगे वो एनगल्फ कर लेंगे, जैसे मैक्रोफेज हमने बनाया ये वाला है, ये इसको खा जाएगा और जिससे क्या होगा ये आरबीसी ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगी, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस या सिंपल कहें ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। और ये तो होगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात। एक प्रोटीन और होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स, जैसे हमने एक पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो होती नहीं हमारे आरबीसी में, तो उसमें होती है ग्लाइकोलिसिस या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो धीरे धीरे वो प्रोटीन्स भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसको प्रॉब्लम आती है। और दूसरा क्या है हमारा, जो हमने बताया कि आरबीसी धीरे धीरे ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ख़राब होने की वजह से स्फेरिकल हो जाती है, जिसको मैक्रोफेज खा जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है, लॉस ऑफ आरबीसी हो जाता है। बाकी एक पॉइंट और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पे कुछ ना पंप प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी में, जो Na पॉजिटिव को बाहर फेंकते रहते हैं। वो पंप भी ख़राब हो जाते हैं अगली स्टेजेस में जाकर, जिसकी वजह से अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर सोडियम रह रहा है, अंदर आयंस रहेंगे और पानी भी अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, मतलब ये जो सेल हैं वो हमारे स्वेल हो जाएंगे और उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।